बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लैक रॉक कंपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि रिस्क मैनेजमेंट और इस तरह के और बहुत सारे काम देखती है। इसके जो फाउंडर और सीईओ हैं और चेयरमैन हैं उसका नाम जो है वो लैरी फिंक है और लैरी फिंक का ताल्लुक़ कैलिफोर्निया से है और इसने अर्ली 70s में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन बीए किया हुआ था और फिर इसने कुछ अर्सा स्टॉक में काम किया। स्टॉक एक्सचेंज में इसने पहला काम जो अमेरिका में किया वो फर्स्ट बूस्टन एक कमर्शियल बैंक था, इन्वेस्टमेंट बैंक था, उसमें किया और फिर 1-2 साल के अंदर या बहुत थोड़े से वक्त में बैंक को $1 बिलियन का नफ़ा पहुंचाया। फिर किसी जगह पे इंटरेस्ट के रेट में जो प्रेडिक्ट किया इसने, पेशन गोई की गई ये होगा, वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से 100 मिलियन का नुकसान हुआ, $100 मिलियन का बैंक को, जिसके ऊपर बैंक ने उसको फायर कर दिया। उसके बाद उसने ये तय किया कि मैं आइंदा नौकरी नहीं करूँगा और फिर उसने एक अलहदा से ब्लैक स्टोन इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, उसमें उसने एक काम शुरू किया और उसमें उसने जॉइंट वेंचर किया। जो पहले से ब्लैक स्टोन का जो मालिक था वो उसके लिए एक एंजल इन्वेस्टर साबित हुआ और उसने उसको $5 मिलियन दिए उस काम को करने के लिए और उस $5 मिलियन से उसने उस काम को शुरू किया। लैरी फिंक के मुतालिक बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दस्तयाब है, इंटरनेट के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत कुछ पढ़ने को मिल सकता है। लेकिन एक बात जान जाइए, जो हैरान कुन बात है वो ये है कि ब्लैक स्टोन और अलहदा जब हो गए ये दोनों इन्वेस्टर, तो पार्टनर जब अलहदा हुए तो लैरी फिंक ने ब्लैक रॉक के नाम से अपनी कंपनी बना ली और उसका वो सीईओ हो गया और फाउंडर हो गया और उसके साथ कुछ दोस्त थे जिन्होंने मिलकर ये सब काम किया। ये एक पूरी टीम थी। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में एक खौफ पैदा करते थे और फिर उनसे उनका जो कैपिटल था वो मैनेज करने के लिए ले लेते थे और फिर उससे वो बिज़नेस करते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन नहीं बल्कि $10 ट्रिलियन से ज़्यादा, $10 ट्रिलियन से ज़्यादा ब्लैक कंपनी जो है, ब्लैक रॉक जो कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये $10 ट्रिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट के साथ इस वक्त दुनिया में बिज़नेस कर रही है और ये दुनिया की लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और इसका जो मोटो है वो हकीकत में सिर्फ़ और सिर्फ नफ़ा कमाना और पूरे दुनिया को बग़ैर किसी पॉलिटिकल सिस्टम के अपने कंट्रोल में लेकर आना है। आप दुनिया में ऐसा कोई भी बड़ा मल्टीनेशनल इदारा नहीं है जिसमें इसका स्टेक ना हो। आप गूगल को देख लें, आप इसके अलावा गूगल के अलावा यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, जिस किसी भी बड़े से बड़े आप इदारे को देख लें, चाहे वो डिजिटल दुनिया हो, चाहे मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, 90% से ज़्यादा दुनिया के सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मालिक भी यही हैं। कोक भी इनकी है, पेप्सी भी इनकी है, मैकडोनल्ड भी इनका है, आप मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ भी इन्हीं की हैं, सीमेंट भी ये बनाते हैं, गन्स भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जो आप मुंह से काम निकालेंगे तो आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उन्हीं के जो है कंज्यूमर हैं, उन्हीं की कोई ना कोई प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया में जब 2008 में रिसेशन आया, बैंकों में एक क्राइसिस पैदा हुई, उस क्राइसिस को पैदा करने वाला भी लैरी फिंक ही था और फिर उसमें से उसको निकालने के लिए भी अमेरिका ने कहा आ जाओ लैरी भाई, आप आकर हमें इसमें से निकालो, तो वो भी लैरी फिंक ही था। फिर उसके अलावा ये जब कोविड-19 आया तो कोविड-19 के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये जो कबाला का और ये जो एलीट क्लास है पाक दुनिया की, उसका जो एजेंडा था दुनिया में कोविड-19 का पैंडेमिक का खौफ फैलाने का, उसका भी ये हिस्सा था और फिर बाद में उसमें से निकालने में भी इसने अहम किरदार अदा किया। 2008 के रिसेशन बैंक में जो क्राइसिस आए बैंकों में दुनिया में, उसमें भी इसने, सारी दुनिया जब बैठ रही थी, सारे दुनिया के बैंक बैठ रहे, इसने उस वक्त भी बहुत तरक्की की, बहुत कारोबार, बड़ा नफ़ा कमाया, बड़ा माल, बड़े डॉलर्स बनाए। और बिल्कुल इसी तरह जब पैंडेमिक में सारी दुनिया क्राइसिस में आ गई, लेकिन ये क्राइसिस में नहीं आया। जो ब्लैक रॉक कंपनी है ये क्राइसिस में नहीं आई।
ब्लैक रॉक कंपनी दुनिया की वो वाहिद कंपनी है जिसको चाइना ने भी वेलकम किया है, और अब इसकी चाइना में भी इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ी। चाइना में भी ये काम कर रहा है। 10 ट्रिलियन डॉलर कितने होते हैं, बस आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि 4 ट्रिलियन डॉलर से कम की इकॉनमी है इंडिया की, जबकि उसकी आबादी 140 करोड़ के करीब हो गई है। तो उसकी भी 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकॉनमी नहीं है। और यहाँ पे एक कंपनी जो है, दुनिया का कोई भी बैंक हो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, कोई भी कारपोरेट सेक्टर हो, इन सब के पीछे जो बैठा हुआ है, फोर्ड में भी उसके स्टेक्स हैं। ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं है जिसमें उसके स्टेक्स नहीं हैं। तो विज़न क्या है? लैरी फिंक के ख़िलाफ़ ना अमेरिका का प्रेसिडेंट कुछ कर सकता है और ना ही पुतिन कुछ कर सकता है। अब ये जो यूक्रेन की और रशिया की जो जंग है, हो रही है, वॉर है, इसमें भी मेन प्लेयर यही है, मेन प्लेयर, बल्कि इसमें भी इसकी इन्वेस्टमेंट है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे जंग हो रही हो और ब्लैक रॉक की उसमें इन्वेस्टमेंट ना हो? ब्लैक रॉक ने जो ख़ास बात, जो अहम काम किया है, वो ये किया है कि उसने इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक फ़ियर पैदा कर दिया। मिसाल के तौर पे कि ये जो प्रोविडेंट फ़ंड होता है जो मुलाजमों को मिलता है उनके रिटायरमेंट पे, या रिटायरमेंट पे जो ग्रेजुएटी मिलती है, तो 30 साल तक तो गवर्नमेंट आप इन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी तनख्वाहों में से वो पैसे काटती रहती है। 31वें साल में जाके उसने देनी होती है एम्प्लॉय को वापस उसकी ग्रेजुएटी की शक्ल में। तो वो जो तनख्वाह काट रही होती है और वो जो फ़ंड उसका रिटायरमेंट का और ये सारे जो इकट्ठे हो रहे होते हैं, ये गवर्नमेंट को भी क्राइसिस होते हैं कि इनको हम कहाँ पे खपाएँ, इनसे हमें इनको संभाल के रखें या इनको इनसे पैसे जनरेट करें। तो लैरी फिंक का जो बुनियादी काम है, जो असल में उसकी नाक, कान, आंखें, मुंह, हाथ, ऐनक, चश्मा, बाल, कोट सब एक जैसे हैं आम इंसानों की तरह, आम अमेरिकन की तरह, लेकिन उसके पास जो विज़न है वो डिफरेंट है। वो विज़न की जो बेस है वो कैपिटलिज्म ही है, उस सरमायादारी निज़ाम को ही सपोर्ट करने वाला है। लेकिन लैरी फिंक ने जो सबसे कमाल का काम किया, वो ये काम किया कि उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं थी, उन्होंने लोगों का फ़ियर ही लोगों के आगे बेचा है। एक किसी इंस्टीट्यूशन को कहा कि तेरे पास जो है वो 50 बिलियन यूएस डॉलर पड़े हुए हैं और किसी काम के नहीं हैं, तो इसको किसी बिज़नेस में लगा, हमें दे, हम तुझे इसके इवज़ में जो है ना इंटरेस्ट देंगे। और उससे परसेंटेज के ऊपर वो पैसे उठा लिए और उन पैसों को उठा के बिज़नेस में लगा दिया। मुख्तलिफ़ किस्म के, दुनिया में हर कामयाब बिज़नेस, हर बड़े ब्रांड के पीछे ये बैठा हुआ है, हर किस्म का काम ये करता है, शिपिंग लाइन से लेकर और बंदूकें बनाने तक और टॉफ़ियाँ और चिंगमे और आइसक्रीम तक बनाने में इसको कोई परेशानी नहीं है, सब काम करने के लिए तैयार है हर वक्त। उसमें से उसको बेतहाशा नफ़ा कमाता है और उस नफ़े को कमाने के बाद जो है वो जो इंटरेस्ट है, सूद जो है, वो अदा कर देता है इंस्टीट्यूशन को, किसी भी हुकूमती इदारे को, और उसकी असल रकम कहता है वो चाहिए तो वो भी ले लो। अब इदारों की भी मौज लग गई है कि जो ग्रेजुएटी संभाल के रखी हुई थी और वो किसी सूरत बढ़नी नहीं थी, उसको उन्होंने किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करके बिज़नेस में लगा के उसमें से उन्होंने पैसे कमाने शुरू कर दिए। और जब पैसे कमाने शुरू कर दिए तो उनके लिए तो जो उन्होंने एम्प्लॉयज़ को पैसे देने थे वो थोड़े थोड़े करके देने थे, तो ये पैसे वैसे ही दुगने होना शुरू हो गए। तो दुनिया की इन्वेस्टमेंट, इदारों की इन्वेस्टमेंट, हुकूमतों की इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो इसकी तरफ खिंच के आना शुरू हो गई, कशिश पैदा हो गई और वो सब उसकी पैरों में इकट्ठी होना शुरू हो गई। और ये घबराया नहीं, डरा नहीं कि मेरे पास 10 लाख हो गया, 10 करोड़ हो गया, 10 अरब यूएस डॉलर हो गया, मैं रुक जाऊँ, अब टांगे मेरी कांपना शुरू हो गई, अब मैं इससे ज़्यादा का काम नहीं जानता। उसने कहा ले आओ जो कुछ नहीं है, डरा नहीं है वो बिल्कुल भी, आगे की तरफ बढ़ा है वो। पिछले ये कॉमन हाउस में अमेरिका में, मेरा ख्याल है, मेरे जहन से नाम निकल गया, सेनेटर खातून ने, उसने कहा कि जो ये ब्लैक रॉक कंपनी है, इट इज़ टू बिग टू फेल। इसका मतलब ये है कि ये इतनी बड़ी है कि अगर ये किसी वक्त कोलैप्स कर गई तो पूरी दुनिया की इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी। ये पूरी दुनिया के मालिक बन गए हैं, इनके पास इतना पैसा, ये जो चाहे करवा सकते हैं। इनके खिलाफ 1988 में जो है वो ये कंपनी बनी है ब्लैक रॉक, और उसके बाद से लेकर अभी तक तकरीबन 2 नवंबर 1952 को ये पैदा हुआ है कैलिफोर्निया में, और आज तक
वो तो चंद लोग ही हैं, चंद हज़ार लोग ही हैं जो लैरी फिंक को जानते हैं, वरना लैरी फिंक को कोई जानता नहीं है। क्यों? वो चाहता नहीं है कि उसको कोई जाने। वो ये चाहता नहीं है कि वो लोग उसके ऊपर फोकस हो और उसकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करें। अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी के जो जितने भी बड़े टॉप क्लास के लोग हैं, ये उनको हायर कर लेता है और उनके साथ उनको अपनी कंपनी में ले आता है। अपनी कंपनी में काम कर जब वो उसके साथ मिलके काम करते हैं तो वो उनको पॉलिसीज़ देता है कि जब तुम यहाँ से निकल के पॉलिटिशियन बनोगे, हम तुम्हें फाइनेंस करेंगे, तुम इलेक्शन लड़ोगे, तुम गवर्नमेंट में आ जाओगे। जब तुम गवर्नमेंट में आ जाओगे तो फिर तुम ऐसी पॉलिसीज़ बनाओगे जिससे कि हमारा टैक्स बचेगा, जिससे कि हमें फ़ायदा हासिल होगा, जिससे कि ब्लैक रॉक कंपनी जो है वो और ज़्यादा ऊपर आएगी, तरक्की करेगी। इससे पहले उसने जितने भी बर्कले बैंक था, दूसरे तीसरे अपने जैसे जो बगल बच्चा तंजीमें थी और उस जैसा काम करने वाले जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज थी, जो रिस्क मैनेजमेंट पे काम करती थी, उसने उन सबको ख़रीद लिया। अब वो अकेला ही बादशाह है, अंडा दे बच्चा दे, पूछने वाला कोई नहीं है उसको। तो उसने यानी कि 1988 से लेके अभी तक कितना वक्त गुजरा है भाई? 50 साल गुजरे हैं? नहीं, इससे कम वक्त में उसने दुनिया का नक्शा बदल दिया है। अमेरिका उसके बगैर कुछ नहीं है, बरतानिया उसके बगैर कुछ नहीं है, रशिया उसके बगैर कुछ नहीं है, इंडिया भी उसके बगैर कुछ नहीं है, चाइना भी उसके बगैर गुजारा नहीं कर सकता। प्रोडक्ट उसके पास कोई भी नहीं है। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ये है कि एक कंपनी है, बहुत बड़ा काम कर रही है, वो उसके अंदर वो फियर पैदा कर देता है कि ये आइंदा हालात ख़राब हो सकते हैं, और हालात ख़राब हुए और तुम्हें कोई नुकसान हुआ तो उस नुकसान से उसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि इम्कान है कि तुम्हें नुकसान हो सकता है, उस नुकसान को ख़त्म करने के लिए तुम हमसे एक्सपर्टीज़ ले लो। और एक्सपर्टीज़ लेने वो कह रही कैसे एक्सपर्टीज़ लेने का, तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है? वो कहता है इतनी इन्वेस्टमेंट से मैं काम कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एक 100 मिलियन US डॉलर से काम कर रहा है कोई पार्टी, उसका तुम्हारे पास नफ़ा कितना है? उसने कहा मेरे पास 50 मिलियन US डॉलर नफ़ा भी है। उसने कहा ये जो नफ़ा है ना, ये हमें दे दो, हम तुम्हें इस तरीके की मैनेजमेंट करके देंगे कि तुम्हारे यहाँ तुम्हें जवाल नहीं आएगा। वो कहता है तुम्हारे और जवाल के दरमियान मैं फासला बढ़ा दूंगा। अब जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं पूरी दुनिया के मुल्कों के, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हैं या प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े इदारे हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल है, कपड़ा बनाती है, रेलगाड़ी बनाती है, जहाज़ बनाती है, उन सबको वो ये चाहते हैं ना हमें क्राइसिस पैदा ना हो, वो चाहते हैं ना हमको जवाल ना आए, तो उसकी एक्सपर्टीज़ वो देता है। एक्सपर्टीज़ क्या देता है? ये इस तरह की घेर की बातें करके उनसे इन्वेस्टमेंट ले लेता है और फिर उस साथ में कहता है कि आप हमारे पास इंश्योरेंस भी करवा लेना, आपका बिज़नेस अगर तबाह हो तो हम आपको उसके एवज़ में जो है कंपनसेट करेंगे, और इसके साथ साथ हम आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो है ना एक्सपर्टीज़ ये दे रहे हैं कि आपके बिज़नेस की शेप ऐसी बना रहे हैं कि जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है आपका, उसमें आप 100% कामयाब ही होंगे, फ्लॉप होंगे ही नहीं। लोग कहते हैं भाई ये ले लो, ये 100 करोड़ ले लो, ये 5 अरब, ये 10 अरब US डॉलर ले लो, और जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे काम करो। और फिर अब खुद ही उसको काम सिखाते हैं, उसको खुद ही काम सिखाते हैं, और वो उस काम को उन्हीं के पैसों से ज़्यादा बेहतर बना देता है लोगों को हायर करके। 18,000 के करीब इस वक्त एम्प्लॉयज़ हैं उसके, 38 मुल्कों में उसकी ब्रांचेज़ हैं, 90 से 89 के करीब उसके ऑफिस हैं पूरी दुनिया में। मैनहट्टन में उसका हेड ऑफिस है। अकेला आदमी नहीं है, यहूदी है, अकेला आदमी नहीं है, पूरी एलीट क्लास है दुनिया की उसके पीछे, सारी दुनिया के बड़े बड़े यहूदी उसके पीछे हैं, सब लोग उसके पीछे हैं, और वो उससे बड़ा इस वक्त, इससे बड़ी बिग गन कोई नहीं है पूरी दुनिया में। जिसका काम क्या है? जिसका काम जो है वो कमाएगी दुनिया और खाएंगे हम वाला काम है उसका, कि वो इन्वेस्टमेंट के साथ खुद वो कोई ना तो आलू बेचता है, ना चने बेचता है, ना वो कॉबलर है, ना उसकी कोई करियाने की दुकान है, उसको कोई मेहनत करनी नहीं आती, उसको कोई काम नहीं आता, उसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी आती है, और वो भी सूद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी उसको आती है, जिसकी बुनियाद पे पूरी दुनिया के लोग, ऑयल एंड गैस में उसकी इन्वेस्टमेंट है। ऐसा कौन सा शोबा है जिसमें उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है? सबसे बड़ा स्टेक उसके, आप जब पेट्रोल डलवाते हैं तो उसको भी नफ़ा होता है, जब आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो उसको उसमें भी इससे भी प्रॉफिट मिलता है, जब आप मैकडोनल्ड खाते हैं उसमें से भी उसको शेयर मिलता है, जब आप मेटा देखते हैं उसमें से भी उसको शेयर मिलता है। ऐसा कौन सा काम है? गूगल में भी उसके स्टेक्स हैं। ऐसा कोई नाम नहीं, मैं नाम लूँगा लंबा हो जाएगा काम। आप, मैं असल जो बात कहना चाहता हूँ उसको ये समझें कि उसके पास विजन क्या है, उसके पास उसने जो नई आइडियोलॉजी दी है, जो नया नज़रिया पेश किया। उसने कहा कि देखें, कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है। हम जो फॉसल फ्यूल के ज़रिए दुनिया में धुआं, हम अपने एटमॉस्फेयर में धुआं भेज रहे हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड भेज रहे हैं, जिसकी वजह से सूरज की किरणें, सूरज की जो गर्मी है वो उसमें ट्रैप हो जाती है और फिर उसका वो निकल नहीं पाती उसमें से, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर, जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो बहुत खौफनाक है। इसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत, और दुनिया की बहुत सारी इकोनॉमीज़ और जोग्राफिया के मुताबिक भी जोग्राफियाई सरहदें तब्दील हो जाएंगी मुल्कों की इस गर्मी की वजह से। और उस वक्त कौन सा बिज़नेस हो रहा होगा, उस वक्त दुनिया में समंदरी रूट शिप्स का क्या होगा तिजारत करने का। उसके बारे में सोचने के बाद, उसके बारे में प्रेडिक्ट करने के बाद वो ये कहता है कि किसी तरीके से आप कोई ऐसा काम करें कि जिसकी वजह से ये जो कार्बन, हम जो एमिशन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जो खारिज कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और इसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह होने के किनारे पे पहुंच गई है। ग्लेशियर सारे पिघल गए हैं, टेम्परेचर बढ़ गए हैं, चिड़ियों के छोटे परिंदों के साइज़ छोटे हो गए हैं। मतलब टेम्परेचर ने तो, गर्मी ने तो अजाब पैदा कर दिया ना पाकिस्तान पूरी दुनिया में। तो इसको रोकने के लिए हम कैसे काम करेंगे? इसको रोकने के लिए हम ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से हमारे हालात जो हैं, हम माशी तौर पे तबाही की तरफ ना जाएं। अब जाहिर है दुनिया को कार्बन फ्लोरो गैसेस की वजह से प्रॉब्लम तो है ना। अब इसने ये वाला फियर पैदा करके बहुत बड़े बड़े इदारों से, हुकूमतों से जो है वो इन्वेस्टमेंट उठा ली है। और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, हालांकि पूरी दुनिया में जितनी भी कार्बन फ्लोरो गैसेस फैल रही हैं और जितनी भी कार्बन की एमिशन हो रही है, उसका सिर्फ 2% ब्लैक रॉक कंपनी की वजह से है। उसकी अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें कि वो कार्बन, ऑयल एंड गैस में जो उसका इन्वेस्टमेंट है, उसकी वजह से जो कार्बन पैदा होती है और फ़िज़ा में जा रही है, वो सिर्फ अकेली एक इदारा 2% जो है वो इमिट कर रहा है। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि कितनी बड़ी मुसीबत है ये खुद। ये चोर को कहता है चोरी कर और सांप को कहता है होशियार हो जा। तो अब अगर फ़र्ज़ करें ये वाली इन्वेस्टमेंट का काम कोई मुसलमान कर रहा होता और यही काम कर रहा होता, तो अभी तक वो आरिफ नकवी की तरह किसी जेल में होता। लेकिन ये तो भाईजान बहुत बड़ी शख्सियत है, इनका तो बहुत बड़ा काम है, इनका तो बहुत बड़ा नाम है, इनके सामने तो कोई है ही नहीं। इनके सामने बैंक भी छोटे पेशाब की हैसियत नहीं रखते, कोई किसी बैंक की कोई औकात नहीं है। किसी फॉक्स न्यूज़ इसका अपना है, शायद CNBC भी इसका है, इसमें भी स्टेक्स हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे इसके स्टेक्स नहीं हैं ब्लैक रॉक कंपनी के? तो ब्लैक रॉक कंपनी के मुतल्लिक बात करने मैं जो चाह रहा हूँ वो ये है कि इसने, जब सारी दुनिया के ताकतवर लोग किसी एक बंदे के पीछे खड़े हो जाएंगे और चाहेंगे कि ये कामयाब हो जाए और फिर सारी दुनिया की दौलत जो है इसके पास इकट्ठी होना शुरू हो जाए और ये इतना इन्फ्लुएंस्ड हो कि दुनिया की पॉलिटिक्स को किसी वक्त भी कंट्रोल कर सकता हो, कर भी रहा हो, अखलाकी तौर पे भी तबाह करे, माशी तौर पे भी तबाह करे। दुनिया में महंगाई की जो सबसे बड़ी वजह है, उनमें से एक वजह जो है ब्लैक रॉक कंपनी भी है, जिसने कि बहुत सारी कंपनी जब मर्ज कर ली, इसने ख़रीद ली, मर्ज कर ली, तो उसका कंज्यूमर को नुकसान हुआ, प्राइसेस उसने बढ़ा दिए, कोई पूछने वाला नहीं, कंपटीशन ख़त्म हो गया। अगर दुनिया में कोई आदमी ये आइडियोलॉजी लेकर उठे कि किसी एक रियासत को, किसी एक मुल्क को, मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान ही ले लें, पाकिस्तान में कोई शख्स उठे और ये कहे कि मैं ये आइडिया पेश करता हूँ कि हम एक मॉडल स्टेट बनना चाहते हैं पूरी दुनिया में जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिट नहीं करेगी, और वो अपनी ट्रेनें बंद कर दे, वो अपने जहाज़ उड़ाने बंद कर दे, वो अपनी इंडस्ट्री बंद कर दे, और उस दोबारा से हम वो कहे, वो एक आइडिया पेश करे कि हम दुनिया में ये चाहते हैं कि दुनिया बाकी रहे, हम जिंदा रहेंगे तो ही दुनिया को एंजॉय कर सकेंगे ना। अगर ये जहाज़ उड़ते रहे, ये ट्रेनें चलती रहीं और फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं निकलता रहा जो पिछले 200 साल से निकल रहा है, और पूरी दुनिया की फ़िज़ा का खाना ख़राब होता रहा, जंगल फॉरेस्ट सारे ख़त्म होना शुरू हो चुके हैं। अब 1000 साल चाहिए। हमारी पूरी की साइंस ये कहती है, जदीद साइंस ये कहती है कि हमारे एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को मुकम्मल तौर पे निकालने के लिए ज़रूरी है कि हम 1000 साल तक किसी किस्म की कोई धुआं प्रोड्यूस ना करें और फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करना बिल्कुल ज़ीरो कर दें 1000। तो 1000 साल के बाद जाके ये लॉ ख़त्म होगा और ये जो ट्रैप हो रही है हीट हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ज़मीन गर्म हो रही है, फिर जाके ख़त्म होगी होना। तो अगर कोई एक मुल्क अपने आप को मॉडल बना ले और वो कहे कि हम वो काम कारोबार भी करें और वो ये कहे कि हम सच की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि ब्लैक रॉक कंपनी ने तो अभी तक दुनिया में से कार्बन ख़त्म करने के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया ना।
किसी ने किया ही नहीं है कुछ, शोर मचा रहे हैं लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि सारे के सारा बिजनेस इस पर खड़ा है। बैंक अगर फ़र्ज़ करें गैस, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फैक्ट्रियाँ उगल रही हैं ये बंद हो जाएगा, सड़कों पे से कारें ख़त्म हो जाएंगी, पटरियों पे से रेलें ख़त्म हो जाएंगी, एयरपोर्ट से जहाज़ ख़त्म हो जाएंगे, तो सारे का सारा कैपिटलिज्म ही ख़त्म हो जाएगा ना। अब ये एक अजाब है ना हमारे ऊपर, इस कि हमने जब खिलवाड़ किया है फॉसिल फ्यूल से, हमने एनर्जी जनरेट करने की कोशिश की है, तो बाई प्रोडक्ट में हमारे पास अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल कुछ बिजली से चलाएंगे और उस बिजली को चलाने के लिए भी तो आपको कोल चाहिए होगा, उसके लिए भी तो आपको फॉसिल फ्यूल चाहिए होगा, उसकी वजह से भी तो आप धुआं उससे ज़्यादा पैदा करेंगे, पैदा कर रहे हैं, ये भी फ्रॉड है। अगर टेस्ला जो है वो गाड़ियाँ बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी कामयाब नहीं होंगे। आप ग्रीन एनर्जी पैदा कैसे करेंगे, मुझे सिखाएं। आप क्या ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आप ग्रीन एनर्जी पैदा होगी और फिर उसकी वजह से आपकी सारी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी होंगी। हमें इतने कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी, हमें इतनी दवाइयों की ज़रूरत नहीं थी, हमें इतनी गाड़ियों की ज़रूरत नहीं थी, हमें इतनी सड़कों की ज़रूरत नहीं थी दुनिया में इंसानों को। इंसान यहाँ पे कई हज़ार लाखों साल से आबाद हैं, तब से अभी पिछले 200 साल से पहले तो सड़क नहीं थी दुनिया में, तो गुजारा हो रहा था। बादशाह घोड़ों के ऊपर ही सफ़र, घोड़ों की पीठ पर ही सफ़र करते थे ना, क्या तरीक़ाकार था उनके पास सफ़र करने का। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है तो उसके बाद ही तबाही मची है। तो ज़रूरत इस बात की है क्योंकि ऐसी आइडियोलॉजी लेके खड़ा हो जो अनोखी आइडियोलॉजी, उसकी बात तो करे कि हम दुनिया को कार्बन डाइऑक्साइड से पाक करना चाहते हैं, हम अपनी एटमॉस्फेयर को पाक करना चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, हम फॉसल फ्यूल से इस दुनिया को ज़ीरो फॉसल फ्यूल पे लेकर आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया पूरी में पेट्रोल पंप्स बंद हो जाएं, गाड़ियां बंद हो जाएं। हम ये चाहते हैं कि जितना भी कोल के ज़रिए, बिजली के ज़रिए जो कुछ भी बड़ी बड़ी हमारी चलती हैं फैक्ट्रीज़, इन फैक्ट्रीज़ को बंद कर दिया जाए। कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास 15-20 जोड़े, अगर मैं आइंदा 10 साल तक कपड़े ना खरीदूँ तो मैं मरूंगा नहीं, मैं नंगा नहीं होऊंगा। मेरे पास कपड़े हैं, सबके पास हैं दुनिया में, जिसके पास नहीं उनको दे दें। लेकिन ये भी एक सूद की लानत है जिसकी वजह से आज दुनिया इस ट्रैप में फंस गई है कि ग्लेशियर आपके सामने पिघल रहे हैं और आप उनको कुछ नहीं कर सकते। अंटार्कटिका पिघल रहा है, पानी हो रहा है और आप उसको कुछ नहीं कर सकते। आप ये समझते हैं कि साइंटिस्ट जो भी काम कर रहे हैं 6 साल लगेगा उसके ऊपर को ड्रिल कर रहे हैं और उसमें से वहाँ पे वो नमक छिड़क रहे हैं ताकि किसी तरीके से जो है वो उनकी जो लेयर है ऊपर वाली वो पिघले ना, अंदर के पानी का टेम्परेचर कम हो जाए। ठीक है, साइंस एक कोशिश करी, लेकिन क्या आपको लगता है कि कामयाब हो जाएगी? कैसे कामयाब होगी जबकि आप उसकी एमिशन ख़त्म नहीं करेंगे। आपने पोल्यूटेड कर दिया पूरे के पूरे समंदर को, आपने पोल्यूटेड कर दिया है हर तमाम शहरों को। तो इन्वेस्टमेंट के लिए याद रखें, जो सरमाया होता है ये एक अज़दहा होता है। इसको अगर आप काम में बिज़ी करके ना रखें ना, इसको किसी काम में लगा के ना रखें तो ये अज़दहा आपको ही निकल जाता है। तो इसको मूवमेंट दे के रखना ये हम मुसलमानों को आता नहीं, हमको डर लगता है। अगर हमारे यहाँ पे बहुत बुरे क्राइसिस हैं पाकिस्तान में, दुनिया में मुसलमानों के हालात काफ़ी जगहों पे अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर आप आज इन्वेस्टमेंट का काम को शुरू कर दें और उस इन्वेस्टमेंट की बुनियाद आप गैर सूदी निज़ाम पे रखें, हलाल तरीके पे रखें, कर्ज़ हसना के ऊपर रखें, मुशारके के ऊपर रखें और मुजारबे के ऊपर रखें, तो और हलाल तरीके से काम करें, झूठ बोले बगैर क्वालिटी का काम करें, सही काम करें, तो क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि इकनॉमिक जो क्राइसिस हैं दुनिया में वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आप एक नया आइडिया दें ना कि हमें पेपर करेंसी नहीं चाहिए। पेपर करेंसी के उसको बोलो ना, पेपर करेंसी के बगैर इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करके और फिर उसको बिज़नेस में लगा के और उससे नफ़ा कमा के दिखाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस तरह का कोई बिज़नेस, इस तरह की कोई इकनॉमिक्स या ऐसी कोई मईशत का तस्वुर ही कुरान में नहीं पेश किया जो ग्लोबल हो। ग्लोबल मईशत का निज़ाम तो ये तो इंसान की ये शैतानी सोच है। ग्लोबल क्यों हो? वो लोकलाइज क्यों ना हो? वो लोकलाइज ही होनी चाहिए और उसकी बुनियाद किसी भी इंटरनेशनल करेंसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए, पेपर करेंसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बैंक्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसकी बुनियाद जो है वो सोने और चांदी के सिक्कों के ऊपर होनी चाहिए। उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए उस करेंसी की, वो गेहूँ, चावल, नमक, खजूर, इस तरह की जो कमोडिटीज़ हैं इनको करेंसी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ पे सोना और चांदी की मिकदार या वो कम पड़ जाए, शॉर्टेज पैदा हो जाए उसकी।
पेपर की तो इंट्रिंसिक, पेपर करेंसी की तो इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं है। ये तो एक टूल है किसी भी तरीके से सूदी निज़ाम को बेहतर करके चलाने का, जिंदा रखने का। तो लैरी फिंक कोई बहुत बड़ा हीरो नहीं है। लैरी फिंक यहूदियों का एक एजेंट है और ख़ुद भी यहूदी है। सूदी निज़ाम का एक एम्बेसडर है और ख़ुद भी सूदखोर है, लेता भी है और देता भी है। तो ये जो मैं वीलॉग कर रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ऐसा कब होगा कि हमारे पढ़े लिखे लोग जो बहुत आला तालीम याफ्ता हैं वो अपने घरेलू झगड़ों से कब बाहर आएंगे? अब बीवी से लड़े हुए हैं तो हमारे 4 बच्चे हैं, बीवी के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, बच्चे हमें थूकते भी नहीं हैं, और हमारे पास जो कुछ है हम डरे हुए हैं कि हमसे छिन ना जाए। तो छिन तो फिर भी जाती है। तो हम स्टेप नहीं लेते, हम ये नहीं करते कि हम किसी तरीके से जो हमें बिज़नेस आता है, जो काम कारोबार आता है, उसमें हम 2 4 5 आदमी मिल के इस्लामी का तरीक़ाकार जो इस्लाम का है इन्वेस्टमेंट करने का, कारोबार करने का, उसके मुताबिक उसको मिल के उसके ऊपर कारोबार क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं पैसे पूल करते और उसके ऊपर काम क्यों नहीं करते? हम ये आइडियोलॉजी क्यों नहीं देते कि हम पेपर करेंसी के साथ नफरत करते हैं, हम बैंकों से नफरत करते हैं और हम ऐसी तिजारत करना चाहते हैं जिसमें बैंक ना हो, जिसमें पेपर करेंसी ना हो। फ़िलहाल मजबूरी के तौर पर हम ये कर रहे हैं। मैंने ऐसी पार्टियों को देखा है जो पेपर करेंसी में काम तो करती लेकिन बैंक के साथ काम नहीं करती। अपने कारपेट के नीचे उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगाया हुआ, ऊपर कारपेट बिछाए हुए हैं, उनके ऊपर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, बैंक को पैसे नहीं देते। हमने ये सोचना ही छोड़ दिया, हम इस तरफ आते ही नहीं हैं। तो लैरी फिंक कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है। लैरी फिंक आरिफ नकवी से बड़ा आदमी नहीं है। आरिफ नकवी इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी था, इससे ज़्यादा बड़ा आदमी था, लेकिन क्योंकि मुसलमान था तो इसलिए ना CIA को अच्छा लगा, ना अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी को अच्छा लगा, ना बरतानिया के MI6 को अच्छा लगा, ना 5 आइज़ को अच्छा लगा। भला वजह ज़बरदस्ती तोड़ दिया उसको जेल में। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा था जिसकी वजह से एक मुसलमान का नाम ऊपर आ रहा था। तो लेकिन लोकल सतह पे तो आप लोग ये कर सकते हैं ना, जहाँ कहीं पे भी हैं आप दुनिया में, आप अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, पाकिस्तान में, मालदीव में हैं, भूटान में हैं, इंडिया में हैं, जहाँ पे भी हैं आप इस्लामिक इकनॉमिक्स के असूलों के मुताबिक बिज़नेस करके ऐसा कोई काम कारोबार करें जिसमें कि 10-20 आदमी मिल के पैसे पूल करें और फिर किसी एक बिज़नेस को कोई एक मैनेज करके रन कर रहा हो, और उसमें से जब नफ़ा आए तो अल्लाह पे भरोसा करके हलाल तरीके से दयानतदारी से उनके अंदर तकसीम कर दे और शफाफ तरीके से ये काम करें। तो क्या दुनिया के आपके हमारे माशी हालात बेहतर नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे, लेकिन हम ये करने के लिए तैयार नहीं हैं। किसी को इस बात का खौफ है कि मेरी औलाद का क्या बनेगा, किसी को इस बात का खौफ है कि मेरे बुढ़ापे का क्या बनेगा, और हमारी जो स्किल सेट्स हैं वो स्किल सेट्स इसी फियर की वजह से ख़त्म हो जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। हमें जो बिज़नेस आता है, जो काम आता है, जो कारोबार आता है, जो स्किल सेट है हमारे अंदर, वो ये फियर जो है वो दिमाग की तरह खा जाती है उसको। हमारे यहाँ पे अलमिया ये है कि अगर कोई शख्स इन्वेस्टमेंट का काम करने के लिए खड़ा हो जाए तो हम उसको दुनिया का ऐसा ख़राब तरीन विलन बना के पेश करते हैं कि जिसका कोई नाम लेना भी मेरा दिल कर रहा है, 1-2 लोगों का मैं नाम लूँ, लेकिन मुझे पता है कि जैसे ही मैं उनका नाम लूँगा मेरे सब लोगों की सोच नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि मीडिया ने नेगेटिव कर दी है, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी ने नेगेटिव कर दी है, क्योंकि हमारे उलमा ने नेगेटिव कर दी है। आपने कभी सुना ब्लैक रॉक के ख़िलाफ़ किसी ने कोई वीडियो की हो? ब्लैक रॉक के असल अज़ाइम किसी ने बताए हों कि लैरी फिंक असल में करना क्या चाहता है, कर क्या रहा है असल में, वो किस तरह वो इंसानों के अखलाक तबाह कर रहा है, किस तरह पोर्न इंडस्ट्री में उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी है, किस तरीके से वो फूडलेस फूड को प्रोजेक्ट कर रहा है, किस तरह वो उस मेडिसिन को जिसकी इंसान को ज़रूरत नहीं है वो उसको ज़बरदस्ती खिला रहा है। कभी देखिए आपने? क्यों 90% से ज़्यादा मीडिया जब उसका है तो वो मीडिया उसके खिलाफ भला कैसे बात कर सकता है? जैसे पाकिस्तान में मुजारबे का केस हुआ, जो करप्ट तरीन देवबंदी लोग थे, उलमा भी उनमें संजीदा लोग तो नहीं थे, जो बड़े लोग थे, मैं नहीं समझता कि वो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो भी करप्ट लोग थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। कुछ नहीं तो कुछ 250 अरब से ज़्यादा का बड़ा ये स्कैम था, लेकिन आया ही नहीं हमारे चैनल्स पे। क्यों नहीं आया हमारे चैनल्स पे? उनके पास पैसे थे, ताकत थी। जब आपके पास पैसा होता है फिर आप कुछ भी कर सकते हैं ना। आज भी 50 या 60 मुसलमान ममालिक हैं, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आई, किसी एक को भी नहीं समझ आई कि जंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इकनॉमिक्स, अपनी मईशत ठीक करने की कोशिश करें, कहीं पे तो मॉडल बनाएं ऐसा जो गैर सूदी निज़ाम के ऊपर खड़ा और चल रहा हो। क्यों नहीं चल सकता? एक कागज़ का पुर्जा जो है उससे आप बिज़नेस कर सकते हैं, सोने से आप बिज़नेस नहीं कर सकते। कैसी अजीब सोच है। लेकिन क्योंकि हमारी माइंड प्रोग्रामिंग हो गई है तो हमें सोना और चांदी जो है बकवास लगता है, और डॉलर का 100 रुपये का 100 का जो नोट है
वो हम उसको देखते हैं तो हमारी डालें टपकना शुरू हो जाती हैं। वो डॉलर, US डॉलर, और जो सोना है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो हमें सही नहीं लगता। हम उसको लेके जाते हैं चोरों की तरह उसको बेचना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत ख़राब काम कर रहे हैं हम। लेकिन डॉलर लेके जा रहे होते हैं बड़े खुश होते हैं, यूरो हमारे पास होते हैं तो बड़े खुश होते हैं, वही हमारी करेंसी एक्सचेंज होकर इतनी बढ़ जाती है जब हम चेंज करवाते हैं। तो हमारी माइंड प्रोग्रामिंग इस मीडिया ने ऐसी कर दी है, सरमायादारों ने, सूदखोरों ने, सूदी निज़ाम ने, बैंकिंग सेक्टर ने हमारी पूरी मईशत को, सियासत को, अखलाकियात को, इस्लामियात को, सबको तबाह कर दिया। हम एक ऐसे बबल में रह रहे हैं जिस बबल से बाहर हमें कुछ आता ही नहीं है। हम जो साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक वो 70 साल पहले ऑब्सलीट हो चुकी है पूरी दुनिया में से, और हम खुश हो रहे हैं वो डिग्रियाँ ले लेकर। ज़रूरत किस बात की थी? ज़रूरत इस बात की थी कि लोग तजारत करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने फरमाया कि एक हिस्सा रिज़्क़ का जो है वो नौकरी और दीगर पेशों में है, और 9 हिस्से जो है वो रिज़्क़ के वो तिजारत में हैं। वो हम करना नहीं चाहते। वो हम करना चाहते हैं तो हम पहले मूड़ी इकट्ठी करते हैं, पहले मांझा लगाते हैं, मेहनतें कर कर करके समझते हैं सरमाया इकट्ठा होगा, फिर उस सरमाए के साथ हम बिज़नेस करेंगे, फिर उसके बाद हम बड़े आदमी बनेंगे। लेकिन ये नहीं सोचते कि कहीं पे बैठ के लोगों का जहन बनाएं और अपना करैक्टर इस तरीके का पेश करें कि जिसकी वजह से लोग हमारे पे एतबार करें और हमारे साथ 10, 5, 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करें। हम उनको सच्चा ऐसा प्रोग्राम दिखाएं। क्या पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम में 24 लोग भी ऐसे नहीं हैं कि जो सच्चाई की बुनियाद के ऊपर, ध्यानदारी की बुनियाद के ऊपर, हलाल की बुनियाद के ऊपर, गैर सूदी माशी निज़ाम की बुनियाद के ऊपर कोई ऐसा बिज़नेस का प्रपोजल हो जिनके पास, जिसके ज़रिए 24 में से एक है वो पेश करें और 23 उसके साथ मिलकर काम कर लें और फिर उसकी बरकतों को हासिल करने की कोशिश करें। ऐसा क्यों नहीं है? क्यों है? ऐसा पोटेंशियल है और बेपनाह पोटेंशियल है। पाकिस्तान में 24 लोग ऐसे नहीं हैं, 2400 से भी ज़्यादा हैं, 24,000 से भी ज़्यादा हैं, 24 लाख से भी ज़्यादा हैं। लेकिन माइंड प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है हमारे इस मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, हमारे इर्द गिर्द के हालात वाक़यात के ज़रिए, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल जहाँ पे यहूदियों का है वैसे कादियानियों का भी है कि जितना ज़्यादा माशी तौर पर ये कलमा पढ़ने वाले, हुज़ूर को आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन मानने वाले और आपके बाद कोई ज़िली और बरूज़ी नबी नहीं है, इसको मानने वालों को ऐसी सज़ा देनी है कि तिजारत ना करें कभी, ये भूखे नंगे हो जाएं और इतने परेशान हाल हो जाएं कि ये एक रोटी के लिए, एक चिंगम के लिए, एक पानी के गिलास के लिए अपना ईमान तब्दील कर दें और ये आखिरी नबी का इनकार कर दें और गुलाम अहमद कादियानी को वो अपना नबी मान लें। तो ये जो तब्दीली है, ये तब्दीली कौन लेके आएगा? प्रोफेसर कहता है मैं क्यों लाऊं? मैं तो प्रोफेसर हूँ, मैंने तो अपनी लाइफ गुजार ली, मैं पागल हूँ कि मैं अब इस तरह की चेंज लेके आऊँ, या मैं अमीर होने की कोशिश करूँ, या मैं खुद कफ़ील होने की कोशिश करूँ, या मैं तिजारत करूँ। रिटायर आदमी भी इसी तरह सोचते हैं। जो बहुत ब्रिलियंट लोग हैं वो क्या चाहते हैं? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से ज़िंदा भागो। वो भी कहीं बाहर जाके नौकरी करना चाहते हैं दूसरे दर्जे का शहरी बनकर, और जो पाकिस्तान में हैं वो चाहते हैं हम नौकरियां कर लें, बस यही काफ़ी है। जिसका छोटा मोटा कारोबार चल रहा है उस कारोबार के को बड़ा नहीं करना चाहता, उसमें किसी को शेयर नहीं देना चाहता। अब ये देखें लैरी फिंक किस कदर पलीद रूह है, लेकिन ये अपने 18,000 एम्प्लॉयज़ को अपने नफ़े में से, अपने प्रॉफिट में से शेयर ऑफर करता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा जान लड़ा के काम करते हैं। तो क्या ये हम नहीं कर सकते? तो गुजारिश ये है कि जंग आइडियोलॉजी की ही है। अब जितना ब्लैक रॉक कंपनी को लोग नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहे हैं, उससे भी तो वो मशहूर ही हो रही है, उससे भी तो हमारी माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है ना कि और 10 ट्रिलियन US डॉलर के एसेट्स एक ही कंपनी के। आप इरादा करें, नीयत बनाएं, सच्चे हो जाएं अल्लाह के साथ, अल्लाह से कमिटमेंट करें कि मैं हलाल तरीके से काम करूँगा और मैं हलाल तरीके से जो नफ़ा आएगा वो अपने पार्टनर्स में शेयर करूँगा, उन तक पहुँचाऊँगा और मैं उसमें डंडी नहीं मारूँगा। सिर्फ इस नीयत के करने से, उसके बाद आप ये नीयत पक्की सच्ची जब आपने कर ली अल्लाह से अलहदगी में, तन्हाई में के कमिटमेंट करने के बाद, जब आप बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोग आपको इन्वेस्टमेंट देना शुरू कर देंगे। जब लोग आपको इन्वेस्टमेंट दें, उस इन्वेस्टमेंट के साथ काम करें, उनके ईमान में भी इजाफा हो, उनकी नमाज में भी अल्लाह के सिवा और किसी का ख्याल ना आए और आप लोगों को भी दुनिया की परेशानियाँ ख़त्म होनी शुरू हो जाएँ। किस तरह से होंगी? जब हम माशी तौर पे आसूदा होंगे। अगर हम माशी तौर पे आसूदा नहीं, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का कौल आपको याद नहीं है कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने फरमाया कि जब किसी घर में से गुरबत दाखिल होती है तो रोशनदान में से, खिड़की में से ईमान निकल जाता है, चला जाता है। तो ईमान बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप माशी तौर पर आसूदा हों। ईमान बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप ब्लैक रॉक कंपनी से या लैरी फिंक से मुतासिर ना हो
बल्कि आप हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुतासिर हों। आप देखें अशरा मुबशरा में सात से ज़्यादा ताजिर थे। 10 हैं ये जिनको जन्नत की बिशारत है, उनमें से 7 से ज़्यादा ताजिर हैं। तिजारत करते थे वो। हम क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करना चाहते? और झूठ के ऊपर क्यों करते हैं, डंडी मार के क्यों करते हैं? जब तक इंसान का कल्ब अल्लाह का जिक्र नहीं करेगा, वो शरीयत के मुताबिक नहीं होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल तस्लीम नहीं करेगा, अपनी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक नहीं बनाएगा, उसका बातिन अल्लाह का जिक्र करने वाला नहीं होगा, वो सच बोलने वाला नहीं होगा, उसके अंदर उसका अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं होगा, उसके दिल में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क नहीं होगा, वो सही अक़ीदा सुन्नी नहीं होगा, उस वक़्त तक उसके लिए तिजारत हलाल तरीके से करना मुश्किल है। उसके लिए आपको किसी के हाथ पे बैयत करनी पड़ेगी, उससे ये सीखना पड़ेगा, तो ये कर लें। अगर किसी के हाथ पे बैयत करने से और अपनी इस्लाह करवाने से आपके माशी हालात बदल जाते हैं, तो झूठ बोलने से, सूदी कारोबार करने से, चोरी करने से, डाका मारने से, कम तोलने से, बेईमानी करने से, तो ये बहुत बेहतर नहीं है। उसमें तो फिर नताइज आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं है, इसमें तो लाजमी नताइज आएंगे। तो लैरी फिंक इस दुनिया का हीरो नहीं है। लैरी फिंक की कंपनी ब्लैक रॉक कंपनी भी इस दुनिया की हीरो नहीं है, मॉडल कंपनी नहीं है। इसी तरह दुनिया में कोई भी बैंक, चाहे वो इस्लामी बैंक का नाम ले लें उसका, या गैर इस्लामी बैंक, ये भी कोई मईशत में, कोई मईशत का, दुनिया की मईशत का कोई मेन पिलर नहीं है। ये ग्लोबलिस्ट जो लोग हैं, जो इनके बैनुल अक़वामी मफादात हैं, जो पूरी दुनिया को पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, ये पूरी दुनिया के ऊपर कब्ज़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कभी होने नहीं दिया किसी का भी, वो अल्लाह का ही रहेगा। हमें उनके साथ खड़े नहीं होना है, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ खड़े होना है, हमें कुरान के साथ खड़े होना है, हमने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ खड़े होना है। और जब ये सोच हमारे पास होगी, ये अकीदा हमारा होगा, जब इस तरह का कैरेक्टर हमारा होगा, तो जब हम मट्टी में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगा। अगर आपके पास 4 घर थे और अब आप एक छोटे से 2 कमरे के घर में रहते हैं और उसमें भी आपको खौफ महसूस होता रहता है कि पता नहीं कब मैं इससे भी बेदखल हो जाऊं, तो क्या अब आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास दोबारा दुनिया में कभी भी अपना घर नहीं होगा, पाकिस्तान में या कहीं भी दुनिया में? ऐसा नहीं है। अगर आप इरादा कर लेंगे और आप ये बहुत बड़ी बड़ी शराइत नहीं है, इसके लिए फ़र्ज थोड़ी सी भी करेंगे तो कामयाब अल्लाह कर देगा। जब अल्लाह कामयाब कर देगा तो दुनिया आपके सामने झुकेगी। आज दुनिया को लैरी फिंक जो है वो कर्ज दे रहा है, लेकिन किस तरह का कर्ज दे रहा है? कर्ज हसना दे रहा है? नहीं, सूद पे दे रहा है। ये सब कुछ करने के बाद क्या कर रहा है? अखलाक तबाह कर रहा है पूरी दुनिया के इंसानों के, उनको जेंटाइल बना रहा है, जो कि यहूदियों का प्रोग्राम है। तो $10 ट्रिलियन US डॉलर भी पेपर के टुकड़े ही हैं, कागज़ के टुकड़े हैं, कोई सोने के पतरे नहीं है वो उसके पास। $10 ट्रिलियन है तो उसके पास वो $10 ट्रिलियन का गोल्ड नहीं है। अभी भी उससे ज़्यादा सोना हिंदुस्तान में पाया जाता है, चाहे वो पंडितों के पास ही क्यों ना हो, चाहे वो मंदिरों में ही क्यों ना हो, लेकिन है उनके पास फिजिकली, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो दुनिया में कहीं पे भी कोई भी खड़ा हो जाए और अपनी रियासत को ना बने वो, लेकिन एक आइडियोलॉजी तो पेश करे। जब पाकिस्तान बन रहा था, नहीं बना था, जब इसकी आइडियोलॉजी पेश की तो पूरी दुनिया स्थिति क्या है, पाकिस्तान बनेगा क्या? ऐसा भी होगा क्या कोई नजरियाती मुमलिकत दुनिया में होती है जो अभी होगी, हो गई। तो इसी तरह आपको अगर सच्ची लगती है तो ऐसी आइडियोलॉजी पेश करें ना, जिसमें जो कार्बन फ्री एटमॉस्फेयर हो हमारा, और हमारी ज़मीन पूरी का एटमॉस्फेयर चेंज करने में आप बुनियादी किरदार अदा करें। एक मॉडल बनाएं इस तरह का, इस तरह का मॉडल पेश करें। कुछ नहीं होगा तो आप दुनिया की तवज्जो तो आपकी तरफ आ जाएगी। उसकी बुनियाद पे आप इन्वेस्टमेंट ऑफ़र करें, उसकी बुनियाद पे आप बिज़नेस ऑफ़र करें, लोगों को, रियासतों को बिज़नेस ऑफ़र करें। ना करें आपके साथ बिज़नेस रियासतें, स्टेट्स, लेकिन आप ऑफ़र तो करें। अल्लाह करीम से दुआ है कि हम जो यहूदी हमारी और जो कादियानी हमारी माइंड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं उसमें वो कामयाब ना हो, और हम जागे रहें और हम हैप्नेटाइज ना हों, और हमारे अपने टारगेट्स हों, और हमारे टारगेट्स वो हों जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए तय किए हैं। शुक्रिया।